नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। मैं धर्मेंद्र। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम उत्तर प्रदेश की एग्ज़ामों के मद्देनज़र रखते हुए यूपी ट्रिपल एससी और यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम को देखते हुए और आगामी होने वाला वन दरोगा का एग्ज़ाम देखते हुए यूपी स्पेशल की क्लास शुरू करेंगे। और उसी क्लास के अंतर्गत हमारा आज का टॉपिक पहला चैप्टर यूपी स्पेशल स्टार्ट कर रहे हैं। और इस चैप्टर में और इस सेशन में हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश का क्या फिजिकल क्लासिफिकेशन किया गया है, उत्तर प्रदेश की कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उत्तर प्रदेश किन किन देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है और उत्तर प्रदेश स्वयं भारत के कौन कौन से राज्यों से सीमा साझा करता है और कौन कौन से राज्य भारत के उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों से मिलते हैं। तो लेट्स वी ट्राई और वी सी। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि उत्तर प्रदेश की स्थिति देखें हम जरा। तो जरा उत्तर प्रदेश का एक बार हम मैप देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश के मैप में आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के मैप में अगर हम देखें एक बार, तो उत्तर प्रदेश क्या है, उत्तर प्रदेश की ये पॉलिटिकल मैप है। क्या है? पॉलिटिकल मैप है। तो आप ये देखेंगे भारत के जो ये सीमा है, ये जो भारत की सीमा है, यहां क्या है, भारत की इस सीमा यानी उत्तर प्रदेश की ये जो सीमा है, इसमें तो क्या है, इसमें भारत के राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। किसके साथ करता है? भारत के राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। लेकिन यहां पर जो सीमा स्थित है, ये भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंतर्गत आती है। समझ में आई बात? ये जो क्षेत्र है ये भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंतर्गत आता है। तो जरा देखें क्या है इसमें। तो अगर हम यहाँ से बात करते हैं, तो अगर हम पहली स्लाइड पे वापस चलें तो आप जानेंगे कि उत्तर प्रदेश किन किन देशों के साथ पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो देखें, तो उत्तर प्रदेश की उत्तरी सीमा, किसकी उत्तरी सीमा किससे अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है? नेपाल से। और यहाँ पे एक बात और मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश केवल एक ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा एक ही देश के साथ साझा करता है। लेकिन नवंबर 2000 से पहले, कब? नवंबर 2000 से पहले, यानी उत्तराखंड के गठन से पहले उत्तर प्रदेश क्या करता था? उत्तर प्रदेश चीन अधिकृत तिब्बत से भी सीमा साझा करता था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की सीमा में अंतर्राष्ट्रीय देशों की संख्या कितनी है? एक है। यानी वर्तमान समय में कितनी है? एक है। इससे पहले कितनी थी? इससे पहले दो देशों के साथ सीमा साझा करता था, एक नेपाल और दूसरा चीन। लेकिन वर्तमान में केवल एक है जिसका नाम है नेपाल। ठीक है। अब जरा उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा का बारे में देखते हैं। किसके बारे में देखते हैं? भौगोलिक सीमाओं को देखते हैं उत्तर प्रदेश की। तो दोबारा मैप पे आते हैं, भौगोलिक सीमाएं देखते हैं। तो भौगोलिक सीमाओं को अगर हम देखें एक बार, तो जो भौगोलिक सीमाएं हैं उसमें जरा देखें, भौगोलिक सीमाएं अगर हम देखें तो भौगोलिक सीमा आप देखोगे कि उत्तर प्रदेश भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? भारत में अगर हम भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से अध्ययन करें तो भारत के नॉर्थ में क्या स्थित है? उत्तर प्रदेश स्थित है। क्या स्थित है? उत्तर प्रदेश स्थित है। अब जब भारत का विभाजन आप देखोगे, ये तो भारत का जो उत्तर का सिरा है वो किससे निर्मित है? वो ग्रेट हिमालय से निर्मित है, यानी हिमालय से निर्मित है। और हिमालय को हमने बांटा था किसने में? हिमालय हम लोगों ने पढ़ा है कि हिमालय ट्रांस हिमालय है, ग्रेट हिमालय है, मध्य हिमालय है और शिवालिक हिमालय है। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश जो है वो किसमें आएगा? तो उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी सिरा है, कौन सा सिरा है बच्चों? उत्तरी सिरा। वो किसके अंतर्गत आएगा? वो शिवालिक के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत? शिवालिक के अंतर्गत। किसके? शिवालिक के अंतर्गत आ जाएगा। किसके अंतर्गत आ जाएगा? शिवालिक के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है। फिर हिमालय से निकलने वाली दो महत्वपूर्ण नदियां हैं उत्तर प्रदेश में, और उन दो महत्वपूर्ण नदियों में एक नदी है गंगा और एक नदी है आपकी यमुना। उत्तर प्रदेश में दो प्रमुख नदियों को हम देखें तो गंगा और यमुना है। ठीक है। और यदि हम इधर आ जाएं दक्षिण में, तो दक्षिण के क्षेत्र में अगर हम पूरब और दक्षिण,
पूर्व दक्षिण की बात करें तो यहाँ पे जो नदी प्रमुख है वो गंडक है, ये भी गंगा की ही सहायक नदी है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी कौन सी है? गंगा ही है, और बाकी सारी नदियाँ क्या उत्तर प्रदेश की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम इसको अपनी देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप समझ जाएंगे कि उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी सिरा है वो किस श्रेणियों से बना है? वो शिवालिक श्रेणियों से बना है। किससे बना है? शिवालिक श्रेणियों से बना है। और जो आपका दक्षिण सिरा है, दक्षिणी क्षेत्र है, वो दो नदियों यमुना और गंडक। और अगर हम इसमें ही अगर और क्लासिफाई कर लें, मैप में ही दोबारा आते हैं तो उत्तर प्रदेश का ये जो दक्षिणी सिरा है, ये किससे निर्मित हुआ है? ये उत्तर प्रदेश का विंध्यन क्षेत्र है। कौन सा है? विंध्यन और बुंदेलखंड इसी के अंतर्गत आएगा, और इसी के अंतर्गत आपका आएगा बघेलखंड। ठीक है, बघेलखंड का बहुत कम सिरा रहता है और ज्यादा भूभाग किसका है? बुंदेलखंड का है। ठीक है, तो जरा अब हम दोबारा उसी अपनी पुरानी स्लाइड की तरफ चलतेंगे और देखते हैं। ठीक है, तो इस स्लाइड में हम देखें तो हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश विंध्यन श्रेणी में आएगा, ठीक, और गंडक नदी और यमुना नदी और गंगा नदी के अंतर्गत आएगा। अब जरा उत्तर प्रदेश की भूमि के बारे में करें, भौगोलिक भूमि के पार्ट के बारे में करें, तो आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश किस भूमि से निर्मित है? ज्यादा भाग गोंडवाना लैंड का भूभाग है। किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भूभाग है। ठीक है, गोंडवाना लैंड का भूभाग है। अब आप बात आती है कि गोंडवाना लैंड क्या होती है। तो बच्चों आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि आज से 22 करोड़ साल पहले, कुछ किताबों में 25 करोड़ साल भी दिया गया है, यानी आप ये सीधा कर सकते हैं 22 to 25 करोड़ साल पहले पृथ्वी का जो ऊपरी सिरा था या ऊपरी भूभाग था, जो ऊपरी क्षेत्र था, वो आपस में क्या था? आपस में जुड़ा हुआ था। क्या था? आपस में जुड़ा हुआ था। और ये जो जुड़ा हुआ भाग था वो क्या कहलाता था? ये भाग कहलाता था पेंजिया। क्या कहलाता था? पेंजिया कहलाता था। और ये पृथ्वी के अंदर जो द्रव्य भरा है उसी द्रव्य पर तैर रहा था। क्या था? तैर रहा था। जो द्रव्य मौजूद है उसी पर क्या था? तैर रहा था। तो पृथ्वी के अंदर प्लेटें भी हैं और वो द्रव्य भी भरा है। जो तैरने के दौरान वो भूभाग क्या हुआ? वो भूभाग खिसक गया अपने स्थानों से, और जब खिसका तो दो भागों में बटा। उत्तरी सिरा दो भागों में बटा। तो दो भागों में अगर हम बात करें तो एक भाग आपका कहलाया क्या? लॉरेंसिया, और एक भाग आपका कहलाया यूरेशिया। क्या क्या कहलाया? एक भाग आपका लॉरेंसिया कहलाया और दूसरा भाग आपका गोंडवाना लैंड कहलाया। क्या कहलाया? गोंडवाना लैंड। और एक भाग आपका यूरेशिया कहलाया या लॉरेंसिया कहलाया, जिसके अंतर्गत आपके कौन से भूभाग हैं ये भी इसमें एक्सप्लेन किया गया है। लॉरेंसिया में कौन शामिल है? लॉरेंसिया में उत्तरी अमेरिका यानी अमेरिका, कनाडा, वो वाले क्षेत्र शामिल हैं। ठीक है, ग्रीनलैंड। यूरोप में जैसा कि आप लोग जानते हैं फ्रांस, जर्मनी, यूक्रेन, रसिया, ये सारे क्षेत्र आते हैं। एशिया में आप लोग जानते हैं मिडिल ईस्ट एशिया, सऊदी अरब, पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान, कुवैत, ईरान, इराक, इजराइल, ये वाले क्षेत्र आते हैं। गोंडवाना लैंड में अगर हम बात करें तो दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, भारत, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिक, ये वाले क्षेत्र आते हैं। और ये जो प्लेटें हैं वो लगातार अभी भी खिसक रही हैं और इसका आप परिणाम ही देखते हैं भूकंप के रूप में। तो इसे ही क्या हुआ? इसी के आधार पर हमने क्या किया? हमने ये कहा कि उत्तर प्रदेश कौन सा भाग कहलाया? किसका भूभाग कहलाया? गोंडवाना लैंड का भूभाग कहलाया। ये जो भूभाग कहलाया गोंडवाना लैंड का, ये भारत का प्रायद्वीपीय भाग है। कौन सा भाग है? प्रायद्वीपीय भाग है। और जिसका निर्माण किससे हुआ है? विंध्य क्रम की चट्टानों से, सैलों से, और किस युग में? प्री कैम्ब्रियन युग में। किस युग में हुआ है? प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। ठीक है, तो ये इतना आपको समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं आगे अक्षांशीय विस्तार। जरा अक्षांशीय विस्तार देखें तो आप समझेंगे। अक्षांशीय विस्तार में एक बार हम लोग डिस्कस करते हैं। अक्षांशीय विस्तार के लिए आपको मैं बताऊं कि जैसे ये पृथ्वी है और पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं और इन्हीं काल्पनिक लेटी हुई रेखाओं को बोला जाता है लैटिट्यूड। क्या बोला जाता है? लैटिट्यूड। जो बिल्कुल बीचों बीच है उसे बोला गया 0 डिग्री अक्षांश या
इक्वेटर या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा जो इसके नॉर्थ में ऊपर की ओर खींची गई है 23.5 डिग्री पर, उसे हमने बोल दिया है क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा। ठीक है, और साउथ में 23.5 डिग्री पर जो खींची गई है उसे हमने बोल दिया मकर रेखा। ठीक है, तो ये क्या है, अक्षांशीय विस्तार आपका पृथ्वी के अनुसार हो गया, पृथ्वी पर हो गया, यानी अक्षांश क्या हुआ, लेटी हुई लाइनें, इसीलिए आप इसे याद रख लेना लैटिट्यूड के रूप में। अब इन्हीं अक्षांशीय स्थिति के आधार पर हम उत्तर प्रदेश की स्थिति देखें तो उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर 31 डिग्री 28 मिनट, यानी 23 एंड 52 मिनट से 31 डिग्री टू 28 मिनट। और कहाँ पर स्थित है, उत्तरी अक्षांश में। कहाँ पर स्थित है, उत्तरी अक्षांश में। इतना तो खैर आप ही लोग जानते होंगे कि भारत भी उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित है। ठीक है, अगर हम इसका कुल अक्षांशीय विस्तार देखें तो 31 टू 23 कितना हुआ, 7 डिग्री टू 36 मिनट। कितना विस्तार है अक्षांशीय विस्तार, ये पूछा जाता है ये वाला पॉइंट। अक्षांशीय विस्तार कितना है, 7 डिग्री 36 मिनट। अब यही हम देशांतर के बारे में अगर बात करें तो देशांतर क्या होता है, जैसे ये आपकी काल्पनिक लेटी हुई लाइनों को हमने लैटिट्यूड बोला, वैसे ही हमने खड़ी लाइनों को, अगर हम यहाँ पे खड़ी लाइनें कर दें तो क्या बन जाएंगे आपके, देशांतर या लॉन्गिट्यूड बन जाएंगे, यानी लॉन्ग यानी लंबी। ठीक है, क्या बन जाएंगी, देशांतर बन जाएंगे, लॉन्गिट्यूड। अब लॉन्गिट्यूड के आधार पर विस्तार देखें तो 77 डिग्री और 30 मिनट से लेकर 84 डिग्री 39 मिनट। कहाँ पर, पूर्वी देशांतर में। कहाँ पर स्थित है, पूर्वी देशांतर में। और आपको ये भी पता है कि भारत का स्टैंडर्ड टाइम कितना है, 52 डिग्री एंड हाफ। हमने अपना स्टैंडर्ड टाइम या भारत का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किस मानक को माना है, किस देशांतर को माना है, 82.5 को। तो 82.5 आप अंदाजा लगाइए, यानी जो भारत का स्टैंडर्ड मानक समय है वो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरा है। ठीक है, अब हम इसका देशांतरीय विस्तार देखें तो 84 टू 77 कितना हुआ, 7 डिग्री एंड 9 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर आपने भारत उत्तर प्रदेश की भौगोलिक यानी पर्वतीय स्थिति के बारे में जाना, भूभाग के बारे में जाना, किस भूभाग का भाग है ये जाना, और भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है वो भी गोंडवाना लैंड है ये भी जाना, और उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार भी जाना। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने अगली स्लाइड की तरफ, ठीक है, तो जरा देखते हैं अगली स्लाइड क्या है। अगली स्लाइड देखें हम ये वाली, उत्तर प्रदेश की सीमाएं यानी सीमाओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, सीमाओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। जरा इसके बारे में समझिए। तो जरा एक बार ये मैप देख लिया जाए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये देखिए आप, उत्तर प्रदेश का पॉलिटिकल मैप है। तो उत्तर प्रदेश की सीमाएं, अभी आपको मैंने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में बताया, अब मैं आपको बता रहा हूँ उत्तर प्रदेश की भारत के कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, जरा इसके बारे में देखें। ठीक है, जरा देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों सहित केंद्र शासित प्रदेशों से लगी हुई है, यानी टोटल 8 राज्यों सहित और एक केंद्र शासित प्रदेश। देखो जरा, यानी पहला राज्य हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड। काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 राज्य हो गए। अब ये 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में आप जानते हैं, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं यूनियन टेरिटरी, यानी वो क्षेत्र जो भारत सरकार के अधीन आता है। तो यूनियन टेरिटरी की अगर हम बात करें तो यूनियन टेरिटरी एक ही देश है, एक ही राज्य है यूनियन टेरिटरी, यानी दिल्ली से हमारा राज्य क्या करता है, सीमा साझा करता है। यानी टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 9। अगर क्वेश्चन आता है कि भारत के कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, क्वेश्चन समझना, अगर लिख के आता है राज्य / यूनियन टेरिटरी, संख्या पूछी जाती है तो कितने होंगे, 9 होंगे। यदि केवल राज्य पूछे जाते हैं तो कितने होंगे, 8 होंगे। ठीक है, क्या होंगे, राज्य होंगे तो कितने होंगे,
8 होंगे। ठीक है, अब जरा बात करें हम लोग अपनी राज्यों के कौन कौन से उत्तर प्रदेश के जिले हैं जो इन राज्यों से सीमा साझा करते हैं, जरा इसको देखें। ठीक है, थक तो नहीं रहे हैं बच्चों, वीडियो थोड़ा लंबा चलेगा इंडियन जो यूपी ज्योग्राफी का। ठीक है, तो जरा देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं हम केंद्र शासित प्रदेश की। जो केंद्र शासित प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश के 2 जिलों से भूमि साझा करता है, यानी भूमि स्पर्श करती है, भूमि मिलती है। तो वो 2 जिले कौन हैं? एक आपका है गाजियाबाद और एक आपका है गौतम बुद्ध नगर, यानी जिसका एक नाम या उसमें फेमस जगह जो है नोएडा के रूप में आप लोग जानते हैं। यानी 2 कौन कौन से जिले हैं? गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर है जो सीमा साझा करता है। ठीक है, ये आपकी उत्तर प्रदेश की उत्तरी सीमा हो गई है। कौन सी हो गई है? उत्तर प्रदेश की उत्तरी सीमा पर स्थित। ठीक है, उत्तरी पूर्वी सीमा। अब जरा पूर्वी सीमा की बात करें। पूर्वी सीमा की बात करें हम, पूर्वी सीमा की बात करें तो पूर्वी सीमा पे 2 राज्य हैं, और बिहार और झारखंड। आप ये भी जानते हैं कि 2000 में भारत उत्तर प्रदेश को काटकर उत्तराखंड बना था, तो बिहार से कटकर क्या बना था? झारखंड बनागा। तो उत्तर प्रदेश से बिहार भी भूमि साझा करता है या भूमि स्पर्श करती है, और झारखंड से भी लगा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंतर्गत उत्तरी सीमा नेपाल के अतिरिक्त किन किन राज्यों से है? उत्तराखंड से और हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, अगर हम और बात करें उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमा के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमा की बात करें तो हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली। हरियाणा, राजस्थान और कौन सा हुआ? और दिल्ली हुआ। दक्षिणी सीमा की बात करें तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हुआ। दक्षिणी सीमा की बात करें तो कौन हुआ? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हुआ। तो एक बार जरा मैप पे आते हैं दोबारा तो ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। इसी पे आ जाओ। इसी मैप में अगर हम देखें तो आपको ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। जरा देखें इस मैप में। ठीक है, तो देखिए मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा है कि नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट और साउथ। तो जरा देखो, तो अगर हम बात करें सबसे पहले पूर्वी सीमा, तो पूर्वी सीमा पर कौन कौन राज्य थे? पूर्वी सीमा पर 2 राज्य थे, एक बिहार और दूसरा झारखंड। ठीक है, उत्तरी सीमा की अगर हम बात करें तो कौन कौन राज्य थे? एक आपका हिमाचल प्रदेश और दूसरा आपका उत्तराखंड। कौन सा था? हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। पश्चिमी सीमा की अगर हम बात करें तो पश्चिमी सीमा में कौन कौन था? पश्चिमी सीमा में आपका एक केंद्र शासित प्रदेश यानी न्यू दिल्ली, एक आपका राजस्थान, एक आपका हरियाणा, एक आपका हरियाणा। दक्षिणी सीमा की बात करें, दक्षिणी सीमा की बात करें तो यहाँ भी 2 हैं, एक आपका है मध्य प्रदेश और दूसरा आपका है छत्तीसगढ़। कौन सा है? छत्तीसगढ़। ठीक है, तो आप समझे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कितने राज्यों के साथ सीमा साझा हो गई? 9 राज्यों के साथ, और प्लस एक यूनियन टेरिटरी है। तो अब हम अगली स्लाइड पर देखें तो हम देखेंगे कि कौन कौन से जिले किन किन राज्यों से सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से जिले किन किन राज्यों से सीमा साझा करते हैं। तो ऊपर से ही स्टार्ट करते हैं। तो ऊपर से आप देखोगे हिमाचल प्रदेश से केवल एक जिला सीमा साझा करता है, जो जाना जाता है किसके नाम से? सहारनपुर के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है? सहारनपुर के नाम से जाना जाता है। दिल्ली के लिए देखो मैंने आपको बताया था कौन कौन? गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। कौन कौन से बताए थे? गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा से हमारे 6 जिले सीमा साझा करते हैं। एक आपका सहारनपुर हो गया, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। आप मैप से समझ जाएंगे, दिल्ली ये है, हरियाणा ये रहा। ठीक है, राजस्थान की अगर हम बात करें तो 2 जिले, आगरा और मथुरा। ठीक है, मध्य प्रदेश से बात करें तो मध्य प्रदेश से आपके सबसे ज़्यादा, कितने? सबसे ज़्यादा संख्या ध्यान देना, 11। कितने जिले सीमा साझा करते हैं मध्य प्रदेश से? उत्तर प्रदेश के 11 जिले सीमा साझा करते हैं। जरा देखें आगे,
उत्तराखंड से अगर हम बात करें तो जिलों की संख्या कितनी है? 7 है। कितनी है जिलों की संख्या? 7 है। नेपाल से अगर हम बात करें, नेपाल से यानी कितने जिले, क्वेश्चन ये भी आता है उत्तर प्रदेश के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो इनकी भी संख्या कितनी है? 7 है इनकी भी संख्या। ठीक है, समझ में आई बात। अब इसके बाद बात करते हैं छत्तीसगढ़ से एक सीमा और झारखंड से एक सीमा। ठीक है, और बिहार से अगर हम संख्या की बात करें तो बिहार से भी संख्या कितनी है? 7 है। तो जरा एक बार दोबारा से दोहराते हैं। तो दोबारा से आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश से साझा करने वाला जिला एक है जिसका नाम है सहारनपुर। राजस्थान से साझा करने वाले जिलों की संख्या 2 है यानी आगरा और मथुरा। दिल्ली के साथ 2 है यानी गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। सहारनपुर और नेपाल से साझा करने वाली जिलों की संख्या कितनी है? 7 है। कितनी है? 7 है। उत्तराखंड से करने वालों की जिलों की संख्या कितनी है? 7 है। बिहार के साथ करने वाली जिलों की संख्या कितनी है? 7 है। और सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश से 11, छत्तीसगढ़ और झारखंड से एक एक जिले की सीमा साझा होती है। आई बात समझ में? अगर हम एक बार इन्हें रिपीट करते हैं कि कौन कौन से ज़िले हैं जो 2 या 2 से अधिक राज्यों से सीमा साझा करते हैं, ये जरा इस पर ध्यान दें। तो जरा देखें, आप देखें, अगर हम बात करते हैं तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, सहारनपुर से देखें तो सहारनपुर से लगने वाली सीमा कौन कौन से जिलों राज्यों की है, इसे जरा ध्यान से देखें। तो सहारनपुर 3 राज्यों से सीमा साझा करता है। कितने राज्यों से? 3 राज्यों से। कौन कौन? एक आपका हरियाणा है, उत्तराखंड है और हिमाचल प्रदेश है। कितने? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। यहीं पर अगर हम बात करें सोनभद्र की, सोनभद्र कितनों से साझा करता है? सोनभद्र 4 से साझा करता है। कौन कौन है? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। कौन कौन से हैं? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। ठीक है, बात आई समझ में? सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला राज्य से सीमा साझा करने वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र है। कितने राज्यों की संख्या है? 4 राज्यों की संख्या है। कितने? 4 राज्यों की संख्या है। यहीं पे अगर हम कुछ स्पेशल डेटा देखें तो यहाँ इस बॉक्स में स्पेशल डेटा आपको दिखेगा कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो चारों ओर या तीनों ओर से एक ही राज्य से घिरा है। जैसे आपने देखा होगा, अगर भारत की बात करें तो भारत का एक राज्य ऐसा है जो केवल एक ही देश से घिरा हुआ है 3 ओर से, और उस राज्य का नाम है क्या? त्रिपुरा। कौन सा राज्य था? त्रिपुरा था। ऐसे ही उत्तर प्रदेश का भी एक ऐसा जिला है जो एक ही राज्य से तीनों ओर से घिरा है, और जो उस जिले का नाम क्या है? उस जिले का नाम है ललितपुर। क्या नाम है? ललितपुर। अब यहीं पे कुछ और डेटा है। उत्तर प्रदेश से लगने वाली सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ है? एमपी के साथ साझा करता है। किसके साथ साझा करता है? एमपी के साथ साझा करता है। और सबसे छोटी उत्तर प्रदेश किससे साझा करता है? हिमाचल प्रदेश से साझा करता है। बात आई समझ में? यानी यहाँ पे आपको ललितपुर समझना है, सोनभद्र समझना है, सहारनपुर समझना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा राज्यों जिलों की संख्या समझनी है किस राज्य से साझा होती है, तो सबसे ज़्यादा जिलों की संख्या है मध्य प्रदेश से। कितने? 11। और अब जरा एक बार दोबारा से देख लेते हैं कौन कौन से जिले हैं मध्य प्रदेश से। आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र। जरा इसे हम इस मैप में समझें तो ज़्यादा समझ में आएगा। इधर आओ, जरा देखें मध्य प्रदेश से मिलने वाले। मध्य प्रदेश में आगरा मिल रहा है। क्या मिल रहा है? आगरा, एमपी। इस पे एमपी लिखते जाएं। इटावा मिल रहा है। क्या मिल रहा है? इटावा। जालौन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? जालौन। झांसी मिल रहा है। क्या मिल रहा है? झांसी। ललितपुर। क्या मिल रहा? ललितपुर। ठीक है, महोबा, ठीक, बांधा, चित्रकूट, इलाहाबाद, मिर्जापुर। ठीक, समझे? देखो जरा एक बार फिर से। ठीक है, और सोनभद्र। तो यानी देखिए जरा इसमें भी अगर एक बार समझना चाहें तो इसमें भी समझ सकते हैं हम लोग। इससे समझते हैं कौन कौन सा हुआ। यहाँ से स्टार्ट करो। आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर,
महोबा, बांधा, चित्रकूट, ठीक है, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, ठीक। यानी ये किससे मिल रहे हैं? ये आपके एमपी से मिलने वाले ज़िले हैं, एमपी से सीमा साझा करने वाले ज़िले हैं, ठीक है। और इनमें से ललितपुर तो ऐसा है जो तीन ओर से एमपी से ही घिरा हुआ है, तीन ओर से किससे घिरा हुआ है? एमपी से ही घिरा हुआ है। यहीं इसी प्रकार हम लोग जरा बिहार में देख लें। बिहार की अगर हम बात करें, बिहार की अगर हम एक बार बात कर लें तो बिहार की समझें, बिहार में ज़रा देखें तो बिहार देखिए, बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार स्टार्ट कर देते हैं हम लोग चंदौली से, है ना। चंदौली, सोनभद्र, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, ठीक है। समझ में आई बात? कौन कौन से हैं? चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज। कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, महाराजगंज और सोनभद्र। जिलों की संख्या कितनी थी? 7 थी। ऐसे ही अगर हरियाणा के बारे में देखें तो हरियाणा का आपका सहारनपुर, शामली, बागपत, ठीक है। बागपत के बाद आपका गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। क्या हुआ? गौतम बुद्ध नगर और अलीगढ़ और मथुरा। इनकी भी संख्या कितनी है? 6 है। और बात करें अगर हम यहीं पे उत्तराखंड के बारे में बात कर लें तो उत्तराखंड में अगर हम देखें तो सहारनपुर है, मुजफ्फरपुर नगर है, बिजनौर है, मुरादाबाद है, रामपुर है, बरेली है, पीलीभीत है। संख्या कितनी हो गई? संख्या हो गई, इन्हें जोड़ते हुए चले आए तो 7 हो गई संख्या, ठीक है। नेपाल से अगर हम यहीं पे बात कर लें तो पीलीभीत से स्टार्ट कर लो। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। ये भी कितनी है इनकी संख्या? 7 है। और छत्तीसगढ़ झारखंड से कितना है? 1 है, ठीक है। तो ये तो हमने अपने राज्यों के साथ सीमा साझा और कुछ फैक्ट देख लिए। अब आगे अगली फैक्ट पर चलते हैं। अगला फैक्ट जरा देखो, अगला फैक्ट क्या है? उत्तर प्रदेश से वो ही है राज्यों की सीमा के ही अंतर्गत बता रहा जा रहा है कि कौन सा सबसे छोटा जिला है, कौन सा सबसे बड़ा जिला है, कौन जिला सबसे ज़्यादा जिलों से घेरा हुआ है, कौन सा जिला सबसे ज़्यादा जिलों की सीमा साझा करता है। जरा इसके बारे में जानें तो जरा इसमें देखोगे, हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश में लगने वाली सीमा, हिमाचल प्रदेश की जो सीमा है वो उत्तर प्रदेश में लगने वाली सीमा सबसे छोटी सीमा वाला राज्य है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? सहारनपुर। यानी उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? सहारनपुर है। सहारनपुर से लगने वाले 3 हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। उत्तराखंड से 7 जिले बताए गए हैं। अब जरा हम वो तो बता दिया है राज्यों का, अब जरा एक बात करते हैं कि कौन कौन से राज्य के भीतर, यानी उत्तर प्रदेश के भीतर राज्यों की क्या स्थिति है। तो जरा देखें, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी। और सर्वाधिक जिलों से सीमा साझा करने वाला जिला कौन सा है? बदायूं। बदायूं देखो जरा, बरेली से, रामपुर से, संभल से, कासगंज से, शाहजहांपुर से, फर्रुखाबाद से, ठीक है। सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, सर्वाधिक उत्तर प्रदेश, 11 जिलों, मध्य प्रदेश हो गया। जरा देखें इसमें, ठीक है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में वर्णित जिलों की संख्या यहीं से आप समझ जाएंगे। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, ठीक है, ये किसके अंतर्गत आते हैं? बागपत, शामली, ये सारा का सारा क्षेत्र क्या कहलाता है? अंतरराष्ट्रीय एनसीआर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब जरा उत्तर प्रदेश के राज्यों के जिलों के बारे में एक चीज़ देख लें कि कौन सा सबसे नॉर्थ है, कौन सा सबसे ईस्टर्न है, कौन सा सबसे साउथर्न है और कौन सा सबसे वेस्टर्न है। तो सबसे ईस्टर्न मैंने आपको बताया कौन सा था? सबसे ईस्टर्न आपका था सहारनपुर। कौन सा है? सहारनपुर, ठीक है। सबसे पूर्वी जिला की अगर हम बात करें तो सबसे पूर्वी जिला है आपका बलिया। कौन सा है? बलिया सबसे पूर्वी जिला है। सबसे दक्षिणी जिले की अगर हम बात करें तो सबसे दक्षिणी जिला है आपका कौन सा उत्तर प्रदेश का? सोनभद्र है। कौन है? सोनभद्र। और सबसे पश्चिमी जिले की अगर हम बात करें तो सबसे पश्चिमी जिला आपका कौन सा है? शामली है। कौन सा जिला है? शामली है। देखो जरा, सबसे पश्चिमी जिला शामली, सबसे पूर्वी जिला बलिया, सबसे दक्षिणी जिला छत्तीसगढ़ और झारखंड से सीमा साझा करने वाला झारखंड, और सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर। बात आई समझ में? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लखीमपुर, सबसे ज्यादा जिलों को स्पर्श करने वाला जिला बदायूं, ठीक है। जरा आगे देखें,
जरा देखिए इसे, इसमें और आगे आपको एक्सप्लेन किया गया है आपकी सुविधा के लिए। जरा देखो, सर्वाधिक 4 प्रदेशों से स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला, मैंने क्या बताया आपको, सोनभद्र हो गया। कौन कौन से राज्य हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, यानी सबसे ज़्यादा जिलों राज्य अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, सोनभद्र। एकमात्र प्रदेश का सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है, ललितपुर। जैसा कि आपको बताया गया था कि ललितपुर क्या है, 3 ओर से किससे घिरा हुआ है, किससे घिरा हुआ है, मध्य प्रदेश से। एक ही जिले से सीमा साझा करेगा और वो जिला हो जाएगा आपका झांसी। अगर ए बी बीच में सी डी, ठीक है, और कहा जाए आपको कि उत्तर प्रदेश में ई है, तो बी किस हिस्से से जुड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश के ई हिस्से से जुड़ा हुआ है, और ई हिस्सा झांसी, और बाकी ये ए बी सी ये सब क्या हैं, मध्य प्रदेश हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ललितपुर हो गया। मध्य प्रदेश से 3 ओर, ये देखिए अगला पॉइंट यही है, मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा हुआ जिला कौन सा है, मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा हुआ जिला है आपका ललितपुर। ठीक है, बदायूं, बदायूं के बारे में बताया था, जिलों की संख्या कितनी है, 9 जिले हैं जिनसे बदायूं अपनी सीमा मिलती है। यानी उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जो सर्वाधिक जिलों से सीमा साझा करता है वो कौन सा है आपका, 9 जिले हैं, वो कौन है, बदायूं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश किसके साथ, नेपाल के साथ। ठीक है, उत्तर प्रदेश के 7 जिले पूर्व से पश्चिम की ओर क्रमशः कौन से हो जाएंगे, जो मिले हुए हैं नेपाल से, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत, लखीमपुर और पीलीभीत। ठीक है, अब जरा इस पे देख लें, हिमाचल प्रदेश से सहारनपुर, हरियाणा से सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर और अलीगढ़, मथुरा। राजस्थान से मथुरा और आगरा, मध्य प्रदेश से सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर और आगरा। जालौन, छत्तीसगढ़ से बात करें तो सोनभद्र, झारखंड से बात करें तो सोनभद्र, बिहार से बात करें तो 7 जिले थे। कौन कौन से थे, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और आपका सोनभद्र। ठीक है, उत्तराखंड से बात करें यहाँ भी 7 जिले थे, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली से साझा करने वाला 2 उत्तर प्रदेश के जिले हैं, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। अगली ओर चलते हैं तो जरा उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल देखते हैं, अगला टॉपिक अपना। तो उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। इसे आप एक इस प्रकार याद कर लेते हैं, कर लिए 240,928। ठीक है, कितना हो गया, इतना आपका क्षेत्रफल हो गया। और भारत के टोटल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, 7.33%। कितने हैं, 7.33%। कितना है, 7.33%। ठीक है, अब बात करते हैं पूर्व से पश्चिम सीमा की लंबाई कितनी है, 650 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 240 किलोमीटर। बात आई समझ में। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है भारत में, चौथा स्थान है, और जनसंख्या की दृष्टि से पहला। तो पहले 3 कौन कौन से हैं वो जरा देखते हैं। राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान पहले नंबर पर है, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है एवं महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर है। जब तक आंध्र प्रदेश नहीं बना था, आंध्र प्रदेश से कटकर तेलंगाना नहीं बना था, तब तक उत्तर प्रदेश का स्थान 5वां था। अब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बन गया 2013 से, तो उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा हो गया, 4th हो गया, चौथा हो गया। ठीक है, वर्तमान में जो भूगोल की संरचना बनी है वो कब आई है उत्तर प्रदेश के अस्तित्व में, 9 नवंबर 2000, यानी 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बन गया था और वो स्थिति ही वर्तमान में बनी हुई है। इसके बाद अगर हम बात करें, 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 पर्वतीय जिले जिन्हें उत्तरांचल के रूप में बन गया था। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले, तो सबसे ज़्यादा जिले सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है, लखीमपुर खीरी का। उसके बाद सोनभद्र का, हरदोई और सीतापुर। नंबर 1, 2, नंबर 3 हरदोई और नंबर 4 सीतापुर।
ठीक है। सबसे कम क्षेत्रफल के बारे में आ जाएं तो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से हापुड़। कौन सा जिला है? हापुड़। उसके बाद संत रविदास नगर, कितना क्षेत्रफल है इसका? 1015 वर्ग किलोमीटर। फिर उसके बाद गाजियाबाद और फिर है आपका शामली। ठीक है। और आगे देखें, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी और पश्चिमी, सबसे पूर्वी मैंने आपको बताया था बलिया, और पश्चिमी कौन सा है? शामली है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का उत्तर और दक्षिणी जिलों में अगर हम बात करें तो सोनभद्र और सहारनपुर, दक्षिणी और उत्तरी सिरा। ठीक। अगर हम बात करें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन कौन से, जैसे अभी मैंने वहां पे एनसीआर क्षेत्र आपको बताया था, नेशनल कैपिटल रीजन, उसमें अगर हम बात करें तो कौन कौन से जिले आते हैं? गाजियाबाद आता है, हापुड़ आता है, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत। संख्या जरा इसकी देखो, 1 2 3 4 5 6 8। कितने हैं जिलों की संख्या एनसीआर में आने वालों की? 8 हैं। कितने हैं? 8 हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट पर चलें। नेक्स्ट हमारी है उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक संरचना। अब जरा उत्तर प्रदेश की नेचुरल ज्योग्राफी समझते हैं। देखिए, अभी जो हमने उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा बताई, राज्यों की सीमा बताई, वो उत्तर प्रदेश का पॉलिटिकल विभाजन बताया, लेकिन उत्तर प्रदेश का कुछ ज्योग्राफिकल या नेचुरल क्लासिफिकेशन भी किया गया है, जिसके अंतर्गत देखते हैं क्या क्या है। देखें जरा। तो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के गठन से पूर्व की अगर बात कर लें तो 3 भूभाग थे। एक आपका पर्वतीय भाग था, एक आपका मैदानी भाग था, और एक आपका पठारी भाग था। समझ में आई बात? उत्तराखंड बनने से पहले उत्तर प्रदेश में 3 भाग थे, पर्वतीय, मैदानी और पठारी। यानी उत्तर प्रदेश का जो मैदानी, गंगा का मैदानी क्षेत्र है वो हो गया, बुंदेलखंड वाला दक्षिण का क्षेत्र पठारी हो गया, और जो उत्तराखंड का क्षेत्र जब उत्तर प्रदेश में शामिल था तो पर्वतीय हो गया। ठीक है। और उत्तराखंड बन गया है तो केवल उत्तर प्रदेश के 2 ही क्षेत्र बचे हैं। ठीक है। और जो पर्वतीय क्षेत्र है वो अब बहुत ही कम मात्रा में बचा हुआ है शिवालिक के अंतर्गत। तो जरा देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश के उत्तर में 2 भाग हैं, भांवर और तराई। अब बात आती है व्हाट इज भांवर। भांवर क्या होता है? तो भांवर प्रदेश वो प्रदेश होते हैं जो पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, यानी यहाँ पर नदियाँ पर्वतों से निकल रही हैं और बड़े बड़े पथरीला इलाका होता है, बड़े बड़े पत्थरों से निर्मित इलाका होता है, और यहाँ पर कृषि करना काफ़ी कठिन होता है। पर्वतीय, पर्वतों, पठारों और बड़े बड़े पत्थरों से बना हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है? भांवर प्रदेश कहलाता है। ऐसे वाले पत्थर जिनसे नदियाँ काटते हुए निकलती हैं, नदियों के साथ बहते हुए, अगर इनमें से संख्या छोटी है तो नदियों के साथ बहेंगे, और जब नदी मैदानी क्षेत्रों में आने से पहले उन पर वहीं इन्हें छोड़ आती हैं, तो ऐसा क्षेत्र बन जाता है। तो वो कौन सा क्षेत्र कहलाता है? भांवर प्रदेश कहलाता है। कौन सा प्रदेश कहलाता है? भांवर प्रदेश कहलाता है। तो देखो जरा, इसमें लिखा भी है, कंकरीली और पथरीली मिट्टी बनेगी, और तराई क्षेत्र में कैसी मिट्टी बनेगी? अवसादी मिट्टी। अब तराई क्षेत्र क्या है? तराई क्षेत्र वो क्षेत्र है जो नदियों द्वारा लाया गया बना हुआ है, यानी उत्तर प्रदेश का नदियां जो उत्तरी के मैदान बनाती हुई जाती हैं तो वो गोरखपुर रीजन में पहुंचती हैं, तो वो तराई प्रदेश कहलाता है। नीचे का प्रदेश, नदी के नीचे का प्रदेश कहलाता है। ठीक है। तो जरा हम विस्तार से इसका देखें तो गंगा के विस्तार में ही अगर हम देख लें तो मध्य गंगा का दोआब क्षेत्र, जिसे आप मैदानी क्षेत्र के रूप में जानते हैं, और दक्षिणी पठारी, जिसे आप बुंदेलखंड और बघेलखंड के रूप में जानते हैं। ठीक है। जरा इसे देखते हैं। एक आपका आ जाता है तराई प्रदेश, 2 टाइप का, बांगर और खादर। कौन सा? बांगर और खादर। ये बेसिकली जलोढ़ मैदान है, जिसने मिट्टी अपने साथ, नदियाँ जिस मिट्टी को अपने साथ बहाते हुए ले जाती हैं और बाद में मैदानी क्षेत्रों में छोड़ देती हैं। कहाँ छोड़ देती हैं? मैदानी क्षेत्रों में। तो जो पुराने बाढ़ के क्षेत्र कहलाते हैं वो बांगर कहलाते हैं, और नवीन जलोढ़ के मैदान क्या कहलाते हैं? खादर कहलाते हैं। खेतीबाड़ी की दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं, इनमें उपजाऊपन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। अगर हम ये बात करें, जैसे ये लिखा है पुरानी जलोढ़ मिट्टी से, यानी पुराने जलोढ़ मैदान मैंने आपको बताया था, और नवीन जलोढ़ मैदान जो नवीन मिट्टी से बनते हैं।
ठीक है, तो आप समझ गए पर्वतीय क्षेत्र क्या है, भावर प्रदेश है। और भावर प्रदेश के बाद मध्य भाग में प्रवेश करेगी तो दो प्रदेश बनाएगी, कौन कौन से, बांगर क्षेत्र और खादर क्षेत्र। ये वो क्षेत्र हैं जिनमें उपजाऊपन, यहाँ पे उपजाऊपन नाम मात्र और नगण्य होता है, यहाँ पे उपजाऊपन बहुत ज़्यादा होता है, खेती बाड़ी बहुत ज़्यादा होती है। पर्वतीय क्षेत्रों में जाएं या पठारी क्षेत्रों में पहुँचें तो दो पठार हैं, बघेलखंड का पठार और बुंदेलखंड का। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है और इसका एक ही जिले में स्पर्श करता है। ये बेसिकली एमपी मध्य प्रदेश का ही भाग के अंतर्गत ही आता है। जरा देखें, बुंदेलखंड में बांधा, चित्रकूट, महोबा, झांसी और कौन सा है, ललितपुर है। ठीक है, कौन कौन से हैं, ललितपुर है। और दक्षिणी पठारी भाग में अगर हम नदियों की बात करें तो देखिए, पूर्वी सीमा केन नदी बनाती है, पश्चिमी सीमा बेतवा और पहुंच नदी बनाती हैं और उत्तरी सीमा गंगा नदी बनाती हैं। ठीक है, और दक्षिणी सीमा विंध्य पर्वत श्रेणियां बनाती हैं। ठीक है, तो ये आप समझ में आया उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विभाजन, पर्वतीय, मध्य गंगा का मैदान और दक्षिणी भाग। मध्य गंगा के मैदान में दो क्षेत्र हैं, बांगड़ और खादर। पर्वतीय क्षेत्रों में तराई क्षेत्र और भावर प्रदेश आ जाएगा। ठीक है, और दक्षिणी क्षेत्र में आपका पहाड़ी। ये तराई क्षेत्र आपका उत्तर प्रदेश का वो रीजन होगा जहां पर गोरखपुर वाला क्षेत्र है, गोरखपुर, महाराजगंज, ये वाला क्षेत्र आता है। ठीक है, जहाँ पर आके नदियों, यहाँ पर बहाव बहुत ज़्यादा होता है, बाढ़ें बहुत आती हैं बारंबार, और ये ज़्यादातर बीमारियों से ग्रसित क्षेत्र रहता है क्योंकि छोटे छोटे कीटे, मच्छर बहुत यहाँ पैदा होते हैं। तो आपने देखा होगा तराई क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में आए दिन बीमारी की खबरें आती रहती हैं। अगली टॉपिक पर चलते हैं। अगला है, इसी का एक्सप्लेनेशन किया गया है, जरा देखते हैं। पश्चिम में सहारनपुर से लेकर देवरिया और कुशीनगर तक की पतली सी एक पट्टी है, वो कौन सी पट्टी कहलाती है, आपकी भावर की पट्टी कहलाती है। भावर और तराई पट्टी कहलाती है। ठीक है, भावर में नदियां क्या हो जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं। मैंने आपसे बोला कि नदियां क्यों लुप्त हो जाती हैं, कि वो बड़े बड़े पत्थरों को साथ लेके घूमती हैं, तो पत्थर ऊपर आ जाते हैं, नदियां नीचे से बहती रहती हैं और इनकी कई सरिताएं या धाराएं चलती रहती हैं। जैसे ये कोई नदी आ रही है और अपने साथ पत्थर वत्थर लेके आ रही है। ठीक है, तो पत्थर वत्थर लेके आ रही है तो नदी का यहाँ रास्ता बंद हो गया। अब नीचे तो पानी उधर है ही, तो पता चला एक धारा इधर से निकल आई, एक धारा उधर से निकल आई, ये पत्थरों ने रोका है और आगे जाके यही धारा क्या हो गई, मिल गई दोनों मैदानी क्षेत्रों में। तो यहाँ पे नदियाँ क्या हैं, लुप्त प्राय रहती हैं, लुप्त प्राय रहती हैं। ठीक है, अब आगे जरा देखते हैं। आगे अगर हम बात करें तो ये क्या है आपका, ठीक है, आगे अगर हम बात करें यहाँ पे भावर में नदियाँ क्या हो जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं। और ये जो जलोढ़ पंख क्या बना रही हैं, जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु जैसी नदी निर्मित स्थलाकृतियाँ बनाती हैं। और ये भावर क्षेत्र भूभाग कंकड़ और पत्थरों से निर्मित है। अगर हम इसका विस्तार जिलेवार देखें तो आपका कौन है, बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, लखीमपुर आदि जिले हैं। ठीक है, और अगर पश्चिमी क्षेत्र में जाएं तो ये ज़्यादा चौड़ा है, पूर्वी क्षेत्र में ये चौड़ा नहीं है। जरा मैप में एक बार हम आपको बता दें, मैप में आ जाएं। पूर्वी क्षेत्र में ये क्षेत्र ज़्यादा चौड़ा नहीं है, जबकि पश्चिमी क्षेत्र में ये क्षेत्र आपका ज़्यादा चौड़ा है। ये ऐसे ये वाला जो क्षेत्र है ये आपका क्या है, ये आपका भावर प्रदेश के अंतर्गत आता है और तराई क्षेत्र के अंतर्गत। भावर और तराई एक पतली पट्टी है, ये पूरी पूरी कितनी है, पतली। यहाँ तो आपको थोड़ा ज़्यादा बना दिया है लेकिन इतना है नहीं। ठीक है, जरा इधर आएं। ठीक है, जरा देखें हम तराई क्षेत्र, तो पश्चिमी में 34 किलोमीटर इसकी चौड़ाई और पूर्व में जाते जाते ये कैसा हो जाता है, सकरा हो जाता है। कैसा हो जाता है, सकरा हो जाता है। ठीक है, अगर हम आगे बात करें कि दलदली एवं गाद मिट्टी वाला क्षेत्र है जो महीन अवसादों से निर्मित है। कैसा है, महीन अवसादों से निर्मित है। और ये घने जंगल, लंबे हाथी, घासों से ढका हुआ क्षेत्र है जिसने की कभी चौड़ाई 80 से 90 किलोमीटर चौड़ा था के अंतर्गत आता। अगर इसके हम जिले देखें, जिले सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर आदि जिले इसमें क्या होते हैं, आते हैं। ठीक है, बात आई समझ में। ठीक है, भावर प्रदेश के बारे में किसी प्रकार कन्फ्यूज़न हो, ये देखिए आप समझिए इसे मैप से। देखिए ये जो आपका क्षेत्र है ये शिवालिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मैप में आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये पूरी एक पट्टी आपकी किसके अंतर्गत है, भावर तराई क्षेत्र अंतर्गत आती है। पूरी पतली पट्टी, मैंने बोला था आपसे पतली पट्टी के रूप में ये निर्मित है। ठीक है, अगर हम यहीं पर आगे देखें तो ये जो क्षेत्र है ये आपका ये प्लेन क्षेत्र है। कैसा है, ये प्लेन क्षेत्र है। और ये वाला जो क्षेत्र है आपका ये पठारी क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है, ये पठारी क्षेत्र है।
समझ में आई बात। ये आपका प्लेन, इस मैप इससे समझिए, ये आपका हिमालयी रीजन है, प्लेन क्षेत्र है, यहाँ पे पर्वत हैं, पठारी हैं, बड़े बड़े पत्थरों को लेकर आई हैं, और नदियाँ यहाँ से भी सीधे आती हैं तो तराई क्षेत्र का निर्माण करती हैं, ठीक है। और नदियों का ये संगम स्थल भी माना जाता है। और ये जो क्षेत्र है ये आपका कैसा है, ये आपका पठारी क्षेत्र है, ठीक है, जिसे आप बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड के पठार के रूप में क्या है समझते हैं, जानते हैं, ठीक। अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे हमारा आगे देखें, गंगा का और यमुना का दोआब क्षेत्र, इसके बारे में जानें। कुछ भूमि सुधार कार्यों के कारण इसकी क्या हुई है, चौड़ाई काफी बढ़ गई है, प्लेन है, और यहाँ पर गन्ना, गेहूं और धान की काफी रिकॉर्ड पैदावारी होती है, पता है आपको, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया था कि ये प्राचीनतम जलोढ़ और नवीन जलोढ़ से मिलकर बना है। प्राचीनतम जलोढ़ की बात करें तो राढ़ के नाम से जाना जाता है, या इसे खादर के नाम से जाना जाता है, वो बांगड़ के नाम से जाना जाता है। और नवीन की बात करें तो जो आप काप मृदा या खादर के नाम से जाना जाता है। अब इनको भी हमने क्या किया, 3 भागों में बांट लिया है। कौन कौन से 3 भागों में, गंगा यमुना का ऊपरी मैदान में बांटा, गंगा यमुना का मध्यमी मैदान में बांटा, और गंगा का पूर्वी मैदान में बांटा। जरा देखें, गंगा यमुना का मध्य ऊपरी मैदान जो 500 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी पर फैला है, और मध्य मैदान उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ, बुलंदशहर इन जिलों को लेता हुआ अलीगढ़, मथुरा, आगरा, मैनपुरी, एटा, बदायूं, मुरादाबाद, बरेली और जिलों में मिलता है। गंगा का पूर्वी की बात करें तो बनारस, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, मिर्जापुर, सोनभद्र, और कौन सा है आपका संत रविदास नगर, ठीक है। गंगा यमुना का ये निर्माण किस मिट्टी से हुआ है, काप मिट्टी से हुआ है। किससे हुआ है, काप मिट्टी से हुआ है। और गंगा यमुना के यह समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, 300 मीटर। कितनी ऊंचाई है इसकी, 300 मीटर है। और ये जो मैदान का निर्माण हुआ है वो अभिनूतन और अति नूतन युगमय नदी घाटी अपसादी कारणों से, यानी ये वो समय है जब नदियां अपने साथ कई प्रकार के अपसाद लेकर चली आई हैं, ठीक है। और विस्तृत मैदानी भाग प्रदेश में ढाल और पश्चिम बंगाल पश्चिमोत्तर क्षेत्र में दक्षिण पूर्व की ओर पाया जाता है। ओके, तो ये आपका गंगा का क्षेत्र हो गया। क्या हो गया, गंगा का क्षेत्र हो गया। अगला चलें आगे, ठीक है। अगला है आपका दक्षिण के पठारी भाग। तो दक्षिण के पठारी भाग का टोटल क्षेत्रफल 45,200 वर्ग किलोमीटर। इसको किस नाम से जाना गया है, बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये किस पर्वत पर, विंध्या पर्वत, विंध्याचल पर्वत का भाग भी है, ठीक है। और केन नदी, यमुना नदी, गंगा नदी, और पश्चिम में कौन सी नदी है, बेतवा नदी से निर्मित है। और समझ में आई बात, उत्तर में कौन सी हो गई, गंगा यमुना हो गई, पश्चिम में कौन सी हो गई आपकी, पूर्व में केन हो गई और पश्चिम में बेतवा हो गई, ठीक है। और दक्षिण में कौन सा है, विंध्य पर्वत स्थित है। अगर हम इसमें जिलों की बात करें तो आप समझिए झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, ललितपुर, बांदा और प्रयागराज जिले इसमें शामिल किए जाते हैं, प्रयागराज का कुछ हिस्सा। और मिर्जापुर का हिस्सा क्या है, मिर्जापुर और चंदौली बघेलखंड के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो यहाँ भी कितनी ऊंचाई है, एज इट जो मध्य भाग की थी 300 मीटर ही ऊंचाई है, से लेकर कितनी है 450 मीटर की ऊंचाई तक है, ठीक है। मिर्जापुर सोनभद्र जिले के कुछ स्थानों में कैमूर और सोनकर की पहाड़ियों की ऊंचाई लगभग कितनी बताई गई है, 600 मीटर तक बताई गई है, ठीक है। बुंदेलखंड विंध्य काल की प्राचीनतम किससे निर्मित हुआ है, नीच प्रकार, यानी अपसादी चट्टानों का स्वरूप बदल गया तो नीच चट्टानों में परिवर्तित हो गया है। और बुंदेलखंड के पश्चिमी क्षेत्र किससे मिला है, काली रेगुर मृदा से बना है, जिसके अंतर्गत किसका हिस्सा है, मालवा का पठार के अंतर्गत आता है। ये किसके अंतर्गत आता है, मालवा के पठार के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, बुंदेलखंड का और क्षेत्र देखें तो बुंदेलखंड को चलास नामक घास बहुतायत पाई जाती है। कौन सी घास, चलास नामक घास, ये जरा ध्यान रखना, ये पूछा जाता है, चलास नामक घास। और यहाँ पर शंकुआकार टीले, यानी इस आकार के शंकुआकार, ये आकार कौन टाइप, इस आकार के टीले पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर प्रमुख पहाड़ियों देखें तो सोनपुर, रामगढ़ की पहाड़ियाँ यहीं पर स्थित हैं, ठीक है, रामगढ़ की पहाड़ियाँ। दक्षिण में इसकी ऊंचाई कितनी है, 300 मीटर ऊंचाई है। और दक्षिणी पठारी भाग में इसकी ऊंचाई कितनी है, उत्तर प्रदेश की उत्तर की ओर जाता है।
और यदि हम बात करें कि यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ हैं, चंबल, बेतवा, केन, सोन और कौन सी हैं, टोंस नदी स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर बहुत छोटी वनस्पतियाँ और वृक्ष, बबूल इस प्रकार के होते हैं, मोटे अनाज पैदा होते हैं जो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होते हैं। तो कौन कौन से अनाज हैं, ज्वार, तिलहन, गेहूं और चना। ठीक, और उत्तर प्रदेश का ये आपका कौन सा क्षेत्र हो गया, बुंदेलखंड का क्षेत्र हो गया। तो बच्चों ये उत्तर प्रदेश का क्या है, एक आपका ज्योग्राफिकल परिचय है। मैं समझता हूँ काफ़ी लंबी क्लास हुई है, लेकिन आपका ज्योग्राफिकल परिचय कंप्लीट होता है और हम लोग अब अपनी अगली क्लास में मिलेंगे। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ये पीडीएफ ले सकते हैं, कोई उसमें आपको सीधे लिंक में इसका सब्सक्रिप्शन दिया गया है। और आपके सुझाव और कमेंट ज़रूर हम लोगों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।